चलो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेकंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आपने क्या पढ़े थे लास्ट डे तक, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर दो चीज आता है। लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर कितना चीज आता है? दो चीज। एक क्या है? ओन्ड फंड्स, और एक क्या था अपना? बोरोड फंड्स। ये अपने को पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर कितना चीज आता है? दो चीज, ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स। ओन्ड फंड्स के अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर्स, फिर क्या आता है? प्रेफरेंस शेयर्स, और फिर क्या आता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या क्या आता है ओन फंड्स के अंदर? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। बोरोड फंड्स के अंदर अपने क्या क्या देखेंगे? डिबेंचर्स, और दूसरा चीज क्या देखेंगे अपने? लोन्स। तो बोरोड फंड्स के अंदर क्या क्या आ रहा है मेरा? डिबेंचर्स और लोन्स। हम लोग लास्ट डे किसके बारे में पढ़े थे? इक्विटी शेयर्स के बारे में। लास्ट डे अपने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़े थे। अच्छा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स क्या है? ऐसा शेयर्स जिसके पास क्या होता है? कोई भी प्रायोरिटी नहीं होता है। जिसके पास कोई भी प्रायोरिटी नहीं होता है। किस दो चीज में प्रायोरिटी नहीं होता है? एक था अपना रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एक था रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरा क्या था? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग के पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग के पास क्या होता है? वोटिंग राइट्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग के पास वोटिंग राइट्स होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है कब? पहले की लास्ट में? इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर। इक्विटी शेयर्स कब अपने इशू करते हैं? पहले। किसके पहले? किसके पहले? प्रेफरेंस और डिबेंचर्स के पहले। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के पहले क्या है? इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है। अच्छा, इक्विटी शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स के ऊपर क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? क्या फिक्स्ड है? फिक्स्ड नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर किसी साल कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? डिविडेंड उस केस में बहुत ज्यादा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को दे सकता है। तो ये सब चीज था जो अपने पढ़े थे, राइट। और लास्ट में जब कंपनी वाइंड अप होगा, जब कंपनी वाइंड अप होगा, क्या इक्विटी शेयर लोग को पहले पैसा रीपे किया जाएगा? सबसे लास्ट में रीपे किया जाएगा, आफ्टर ऑल क्लेम्स आर सेटल्ड। आफ्टर ऑल क्लेम्स आर सेटल्ड। आफ्टर ऑल क्लेम्स आर सेटल्ड। क्या बोल रहे हैं? हाँ, इन लोग को रेसिडुअल प्रॉफिट्स में भी क्या है? पार्टिसिपेट इन लोग कर सकते हैं। ठीक बोला। इन लोग रेसिडुअल प्रॉफिट्स में भी क्या है? रेसिडुअल मतलब क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट्स अगर इन लोग के पास है तो इन लोग क्या कर सकते हैं? उसमें भी पार्ट ले सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स था जो अपने लास्ट डे पढ़े थे, है ना? क्लियर हुआ अपने को? चलो आ जाओ। अपना एक चीज बाकी था। अपने लास्ट डे क्या पढ़ रहे थे? डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे थे। अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि डिसएडवांटेजेस क्या है इक्विटी शेयर्स का फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अपने को एक चीज और देखना था डिसएडवांटेजेस में, फ्रॉम इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स तो एक ही हो गया। इन्वेस्टर क्या करता है? अपने कंपनी में इन्वेस्ट करता है। शेयर होल्डर भी क्या होता है? मेरा कंपनी का शेयर होल्ड कर रखा है। वो कैसे शेयर होल्ड कर रखा है? बिकॉज वो मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टर बोलो चाहे शेयर होल्डर बोलो, बात एक ही है। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस है इक्विटी शेयर्स का। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू। चलो आओ इसके अंदर देखते हैं क्या है। Any new issue of equity shares has to be first offered to the existing shareholder. अगर कंपनी कोई नया इक्विटी शेयर्स निकाल रहा है तो सबसे पहले वो बाजार में नहीं जाता है। उसको क्या करना पड़ता है? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को पहले जाके ऑफर करना पड़ता है। समझ में आया? ताकि उन लोग का कंट्रोल क्या हो? डाइल्यूट ना हो। As a result, the company comes to be managed by a handful of persons. तो देखो, कुछ शेयर होल्डर्स है, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। अब हम नया शेयर्स लेके आ रहे हैं तो मेरे को किसको ऑफर करना पड़ रहा है? उन्हीं को ऑफर करना पड़ रहा है। तो उन लोगों का ओनरशिप और बढ़ गया, उन लोग के पास और वोटिंग राइट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और जो बाजार में जो मेरा इक्विटी शेयर्स का वेट कर रहे हैं उन तक क्या है? हाँ, उन तक पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग ही मेरा सारा सारा का सारा इक्विटी शेयर्स ले लेगा।
तो जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स लोग होता है वो नाम में ही ओनर्स रह जाता है, ज्यादा वोटिंग पावर किसके पास आ जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग के पास, जो मेरा नया शेयर्स भी क्या है खरीद लेता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है रिमेन ओनर्स इन नेम ओनली, तो वो लोग नाम के ओनर रह जाते हैं। समझ में आया? हाई रिस्क, हाई रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स सिंक और स्विम विद द कंपनी। क्या लिखा हुआ है देखो, डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल आर बोथ अनसर्टेन। इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को डिविडेंड मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है ना, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देगा कि नहीं देगा। और कंपनी का वाइंड अप होता है, उन लोग का कैपिटल क्या है, रिफंड करना पड़ता है, लेकिन कंपनी के पास अगर पैसा बचेगा सारा क्लेम्स को सेटल करने के बाद, तो ही क्या करता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग उन लोग का पैसा लौटाता है। तो वो भी क्या है, वो पता नहीं, अगर पैसा बचेगा तब वो लौटाएगा, अगर पैसा बचा ही नहीं तब क्या करेगा, नहीं लौटा पाएगा। तो ये बहुत इसीलिए बोला जाता है कि इक्विटी शेयर्स क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की सिक्योरिटी है। जिन लोग बहुत ज्यादा क्या होता है माने बोल्ड इन्वेस्टर्स होता है ना, वही लोग इक्विटी शेयर्स खरीदता है। समझ में आया? द राइट टू डिक्लेयर डिविडेंड लाइज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कौन डिविडेंड के बारे में डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करता है कितना परसेंट डिविडेंड इस बार इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को दिया जाएगा। shareholders cannot increase the rate of dividend recommended by the board of director। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बार रिकमेंड कर दिया कि हम 6% डिविडेंड तुम लोग को इस साल देंगे, तो शेयर होल्डर्स लोग का हिम्मत नहीं है कि वो लोग उसको बढ़ा के बोल दे कि नहीं तुम लोग को तो 8% देना पड़ेगा। नहीं, ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है, ये अप्रूव कर दिया गया है, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? प्राइसेस ऑफ शेयर्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, शेयर का प्राइसेस तो ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो ये वाला लाइन तुम लोग को उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे काफी है। तो अपने क्या चीज पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ रहे हैं अपने, डिसएडवांटेजेस। किसका डिसएडवांटेजेस? इक्विटी शेयर्स का डिसएडवांटेज। अपना 2 पॉइंट क्या था बोलो, परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू, दूसरा क्या है, हाई रिस्क। तो इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है, रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा है। अब क्या बोल रहे हैं, अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्यूलेशन? स्पेक्यूलेशन मतलब कुछ घोटाला, कुछ घोटाला। क्या बोल रहा है देखो, वेरी ऑफन देयर इज अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन इन द प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। दिस इज मोर सो ड्यूरिंग बूम व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग। बूम मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपना प्रोस्पेरिटी पीरियड में है, जब कंपनी ग्रो कर रहा है, तो जब जनरली सारा शेयर प्राइसेस बढ़ने लग जाता है ना, तो जो कंपनी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा है वो लोग भी क्या करता है, उन लोग को अंदर के बारे में सारा नॉलेज होता है ना, वो लोग भी मिलके क्या करता है, अपना शेयर प्राइसेस को बढ़ा देता है। समझ में? वो लोग भी मिलके क्या करता है, कुछ घोटाला करता है और फिर शेयर प्राइसेस उन लोग का भी बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या, कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन वो लोग क्या करता है, जानबूझ के ऐसा कुछ करता है ताकि कंपनी का शेयर प्राइसेस मेरा रन कर जाए। Directors and officers of the company may also indulge in speculation on the basis of inside knowledge about the company। अब जनरली क्या होता है कि मान लो कि आज हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, अगर मेरा कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो इससे क्या होता है, शेयर प्राइसेस बढ़ता है। समझ में आया? मेरा कंपनी कुछ तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली मेरा शेयर प्राइसेस बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस हाई हो जाएगा, शेयर्स का डिमांड बढ़ने से प्राइस हाई हो जाता है। तो ये चीज कंपनी को, अंदर के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो ऑफिसर्स है, जो लोग हैं अंदर के, उनको पता है कि हम लोग अभी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और प्रोडक्ट लॉन्च करने से क्या होगा, मेरा शेयर प्राइसेस बढ़ेगा। तो उन लोग पहले ही क्या करता है, शेयर खरीद लेता है। मान लो 200 रुपए में शेयर खरीद लिया, अब प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद मेरा शेयर प्राइसेस क्या हुआ, 400 रुपए का हो गया। ठीक है, अब लोग जो है, इन्वेस्टर्स जो है, उन लोग को कितना में खरीदना पड़ेगा, 400 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्टर्स लोग, ऑफिसर्स लोग अंदर का इनसाइडर नॉलेज के बेसिस में जो 200 रुपए का शेयर खरीद लिया ना पहले ही, ये अपने इंडिया में अलाउड नहीं है, ये इलीगल है। आज अगर ऐसे करने लगेगा तब तो प्रॉफिट किसको होगा, शेयर होल्डर्स लोग को होगा कि कंपनी को होगा? कंपनी लोग को ही होता रहेगा, कंपनी के जो अंदर वाले लोग है, डायरेक्टर्स ऑफिसर्स है, उन्हीं लोग को होता रहेगा। तो इससे क्या है, जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो ज्यादा प्राइसेस में ले रहे हैं, तो इससे क्या कर रहे हैं, वो लोग सफर करेगा। तो ये जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो डायरेक्टर्स ऑफिसर्स लोग पहले ही शेयर्स खरीद देता है, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको, इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये अलाउड नहीं है अपने इंडिया में, दिस इज नॉट अलाउड, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल माना जाता है। तो ये अलाउड नहीं है, ऐसे अगर करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स लोग हैं उन लोग को सफर करना पड़ेगा, उन लोग क्यों ज्यादा दाम में ले रहे हैं, फिर इन लोग क्यों कम दाम में ले रहे हैं, तो ये चीज अलाउड नहीं है। इनोसेंट एंड इग्नोरेंट इन्वेस्टर्स सफर। तो ये था अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अपने 3 पॉइंट क्या पढ़े,
डिसएडवांटेजेस फ्रॉम इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू में, परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू। क्यों कंट्रोल फ्यू के पास क्यों होता है? बिकॉज कंपनी अगर कोई भी नया शेयर लेके आ रहा है तो उसको पहले किसको ऑफर करना पड़ता है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग को ऑफर करना पड़ता है। तो इन लोग के पास ऑलरेडी वोटिंग पावर है और इन लोग शेयर खरीद ले तो इन लोग का क्या हो जाता है? ओनरशिप और बढ़ जाता है, तो इन लोग कंट्रोल कर सकता है कंपनी को। तो वही चीज है, इन लोग के पास कंट्रोल आ जाता है। दूसरा क्या है? हाई रिस्क। इक्विटी शेयर्स क्या है? बहुत ज्यादा रिस्की है, बिकॉज कंपनी डिविडेंड देगा कि नहीं देगा वो भी अनसर्टेन है, और कंपनी के वाइंड अप होने के बाद वो कैपिटल को रिफंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो भी क्या है? अनसर्टेन है। फिर तीसरा चीज क्या है? अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन में अपने को क्या बोल रहा है कि डायरेक्टर्स और जो ऑफिसर्स है कंपनी का, वो लोग भी क्या है? इनसाइडर नॉलेज के बेसिस में क्या कर सकते हैं? घोटाला कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट्स बोलो। परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू, दूसरा हाई रिस्क, तीसरा अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अनहेल्दी वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब अपना दूसरा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विच इज प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक इक्विटी शेयर्स चल रहा था, अभी अपने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देखते हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर्स, अब अपने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देखेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स के नाम में क्या आ रहा है? प्रेफरेंस वर्ड आ रहा है ना? इन लोग को प्रेफरेंस मिलता है, किस दो चीज का प्रेफरेंस मिलता होगा इन लोग को? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और क्या चीज? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंपनी जब वाइंड अप होता है, कंपनी जब वाइंड अप होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोगों को क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोगों को क्या दिया जाएगा? उन लोगों का कैपिटल लौटाया जाएगा। उन लोगों का क्या होगा? कैपिटल लौटाया जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग के केस में क्या होता है? इन लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इन लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। अपने टाइप पढ़ेंगे जिसमें इन लोग के पास वोटिंग पावर आ जाता है, वो एक अलग चीज है, बट जनरल सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है, हाँ डिफरेंस, यस डिफरेंस पूरा उल्टा है। और इन लोग को इक्विटी शेयर्स के केस में क्या था? इक्विटी शेयर्स के केस में क्या था? वोटिंग राइट्स इन लोग के पास रहता है, यस। और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इन लोग को मिलता है। इन लोग को क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड्स। मान लो आज कंपनी के पास प्रॉफिट है, तो इन लोगों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को कंपनी क्या किया? 10% के रेट से डिविडेंड दे दिया, ठीक है। दूसरा साल क्या है? कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को डिविडेंड नहीं देगा। अब थर्ड ईयर क्या हुआ? फिर से कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो कंपनी क्या सोचा कि चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को डिविडेंड देते हैं। तो कितना परसेंट देगा? 10% ही देगा। जब भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को डिविडेंड देगा वो फिक्स्ड रेट से ही देगा। ये इक्विटी शेयर्स के केस में क्या था? अगर आज 10% दे रहा है तो 3 साल बाद क्या है? वो 20% भी दे सकता है। तो वहां पे फिक्स, वहां पे हम लोग का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं है। बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, जब भी वो देगा वो फिक्स रेट से ही देगा। समझ में आया? चलो आओ देखो क्या लिखा हुआ है। Preference shares are the shares which carry certain privileges or preferential right. किस दो चीज को लेके इन लोग के पास राइट्स होता होगा? बोथ रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, है ना? बोथ रिगार्डिंग द डिविडेंड एंड द रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो इन लोग के पास इस दो चीज का क्या होता है? प्रिविलेज होता है, प्रायोरिटी होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है इन लोग के पास। फर्स्ट, डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट मस्ट बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को क्या है? फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को बाद में डिविडेंड दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को पहले डिविडेंड दिया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। सेकेंडली, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब मेरा कंपनी वाइंड अप हो रहा है, मतलब जब मेरा कंपनी बंद हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मस्ट बी पेड बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जब कंपनी बंद होता है पैसा किसको पहले मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग को मिलता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को मिलता है। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। तुम लोग को सारा पॉइंट्स हम बता दिए।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या वोटिंग राइट्स होता है? नहीं होता है, एक्सेप्ट व्हेन डिविडेंड इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 years। लेकिन अगर समझो इन लोगों को 2 साल से ज्यादा हो गया है या 2 साल हो गया है, इन लोग को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, तब उन लोग के पास क्या आ जाता है? वोटिंग राइट्स हो जाता है। इन लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई हम लोग को अभी तक दिया नहीं गया है डिविडेंड, आप हम लोग को दो। 3 years इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। अब ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल क्या होता है, ये अभी अपने पढ़ेंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। टाइप्स में अपने देखेंगे, पहला टाइप ही अपना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर हाइब्रिड सिक्योरिटी। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? एक हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर है, हाइब्रिड सिक्योरिटी है। कैसे? देखो, कंप्राइजिंग फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर में इक्विटी शेयर्स का भी फीचर्स है और डिवेंचर्स का भी फीचर्स है, तभी इसको बोला जा रहा है कि ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है। तुम लोगों को क्वेश्चन किया जा सकता है स्कूल में कि व्हाई इज प्रेफरेंस शेयर द हाइब्रिड सिक्योरिटी, या तुम लोग को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सिक्योरिटी है जो हाइब्रिड है नेचर में। तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जो कि हाइब्रिड है नेचर। तो कैसे है ये हाइब्रिड सिक्योरिटी? इसके अंदर बोल रहा है कि इक्विटी शेयर्स का भी फीचर्स है और डिबेंचर्स का भी फीचर है। आओ देखते हैं कैसे। लाइक इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेबल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को डिविडेंड कब दिया जाता था? जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता था। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को भी डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब कंपनी के पास क्या होगा? प्रॉफिट्स होगा। और डिबेंचर का क्या फीचर है, चलो देखें। लाइक डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, कंपनी के पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे कंपनी के पास लॉस हो, उसको अपने डिबेंचर होल्डर्स लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर अपने बैंक से लोन लेते हैं तो मेरा घर, मेरे पास चाहे बिजनेस हो चाहे नहीं हो, हम चाहे प्रॉफिट कमा रहे हो, हम चाहे लॉस अर्न कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, बैंक वाला लोगों को तो इंटरेस्ट देना पड़ता है मेरे को। इट इज जस्ट लाइक डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के केस में भी सेम है। डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न कर रहा हो चाहे उसको लॉस हो रहा हो, डिबेंचर होल्डर्स वाले लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। तो वैसे ही बोल रहा है यहाँ पे, like debentures, preference shares carry fixed rate of dividend and enjoy priority over equity shares but no voting rights। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग के पास क्या है, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है और इन लोगों को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। जब भी कंपनी इन लोगों को डिविडेंड देगा फिक्स्ड रेट से देगा। समझ में आया? तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा सिक्योरिटी है? हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड मतलब इसके अंदर किसका किसका फीचर्स है? इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स का फीचर। इक्विटी शेयर्स का फीचर कैसे है? डिविडेंड कब दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को? जब क्या है कंपनी के पास? प्रॉफिट्स। और डिबेंचर्स के जैसे क्या फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में? कि फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स देखेंगे। अच्छा, इसका कितना टाइप्स होता है प्रेफरेंस शेयर्स का? हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स का कितना टाइप होता है? पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स। क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स। दूसरा क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स। दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स। थर्ड क्या है अपना? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स। थर्ड है अपना पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स। फोर्थ क्या है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स। पहला क्या था? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव, तीसरा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स, चौथा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स। फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स। क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स। सिक्स क्या है अपना? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स। तीसरा सिक्स है अपना नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स। ठीक से हम लिख देते हैं इसको, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स। उसके बाद क्या बोल रहा है? रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स। और फिर क्या है अपना? इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स। इसका हम ठीक कर देते हैं स्पेलिंग। इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल। तो हम लोग कितना टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल देखेंगे? 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल देखेंगे। पहले तो इसका नाम याद कर लो, क्या है? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग,
कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फिर रिडीमेबल और इरिडीमेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वो एक नंबर हो गया है, तुम उसको तेज करो और तुम साइड आके बैठो। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में देखो अपने को क्या बोल रहा है, वो अपने पढ़ते हैं। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आ जाओ। इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट होना मतलब किसको बोलते हैं, इकट्ठा होना, कलेक्ट होना। In the case of cumulative preference shares, dividends not paid in a particular year are carried forward to the next year। तो सबसे इंपॉर्टेंट है carried forward। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर समझो इस साल हम डिविडेंड नहीं दिए, ठीक है, जिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, उसको मान लो हम इस साल डिविडेंड नहीं दिए, तो क्या होगा, वो डिविडेंड इकट्ठा हो जाएगा। अगले साल क्या है, मेरे को अगले साल का तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा, साथ में इस साल का भी देना पड़ेगा। तो हम जब समझो 4 साल हम नहीं दिए, तो 5वां साल क्या करना पड़ेगा, 5th ईयर का तो डिविडेंड देना है, प्लस जो 4 साल का जो क्यूमुलेटिव है, जो इकट्ठा किया हुआ है, वो भी मेरे को उतना डिविडेंड उस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, डिविडेंड्स नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर आपने कोई पर्टिकुलर ईयर डिविडेंड नहीं दिए हैं, आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो वो डिविडेंड जो इस साल नहीं दिए, वो अगले साल क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। Such unpaid dividends, जो unpaid dividends जो अपने इस साल नहीं दिए, go on accumulating, वो इकट्ठा होते रहता है, and become payable out of the profits in the subsequent year। तो ये नहीं कि इस साल डिविडेंड नहीं दिए तो उसको, उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर उसके पास है, तो क्या होता है, ईयर बाय ईयर डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है, और मेरे को सब्सिक्वेंट ईयर्स, आगे ईयर्स में क्या करना पड़ेगा, उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। कहां से देंगे डिविडेंड, प्रॉफिट्स में से देंगे, है ना, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। Such arrears of dividend must be paid before dividend is paid on any other class of shares। तो ऐसे नहीं कि हम लोग उनको तो डिविडेंड नहीं दे रहे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को डिविडेंड दे रहे, नहीं। अगर हम लोग उनको डिविडेंड नहीं दे रहे, तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को भी डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। पहले इन लोग का डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये चीज पता है कि एक फीचर है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, कि उनको लास्ट में दिया जाता है, पहले इन लोगों को दिया जाता है। अच्छा, तो क्यूमुलेटिव का समझ में आया, क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, और प्रॉफिट्स का ही पार्ट है डिविडेंड, जो हम लोग उनको दे देंगे। अब दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। इस केस में क्या होता है, चलो देखें। ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट। तो क्यूमुलेटिव में क्या हो रहा था, डिविडेंड इकट्ठा होते जा रहा था, ईयर बाय ईयर इकट्ठा होते जा रहा था। लेकिन अगर किसी के पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उस केस में क्या है, डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा। इन केस द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स इन एनी ईयर्स, अगर कंपनी के पास कोई साल प्रॉफिट नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है, तब क्या होगा, द राइट टू डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ईयर इज लॉस्ट फॉरएवर। तो उस साल का डिविडेंड तो उसको नहीं मिलेगा, वो उसका खत्म हो जाएगा। The dividend claim is not carried to the subsequent। ये आगे जाके ये नहीं बोल सकता प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि भाई लास्ट ईयर तो तुम मेरे को डिविडेंड नहीं दिया था, तुमको इस साल देना पड़ेगा। अरे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर ही यही है कि अगर कोई साल डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, तो उस साल का डिविडेंड खत्म हो गया, वो तुमको आगे साल और नहीं मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो शेयर होल्डर्स क्या मांग सकता है, क्या जो लास्ट ईयर उसको डिविडेंड नहीं मिला, क्या वो अगले साल मांग सकता है, नहीं, उसके पास ये राइट नहीं है, वो नहीं मांग सकता, बिकॉज यही फीचर है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम लोग क्या पढ़े, क्यूमुलेटिव, अभी हम लोग दो पॉइंट्स पढ़ लिए, दो टाइप्स पढ़ लिए प्रेफरेंस शेयर्स का। पहला क्या था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, डिविडेंड जो है वो अक्यूमुलेट होता रहता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, डिविडेंड्स मेरा अक्यूमुलेट नहीं होता है। अगर कोई साल डिविडेंड नहीं मिला है, तो क्या होगा, द राइट टू डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ईयर इज लॉस्ट फॉरएवर। चलो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखते भी रहते हैं साथ साथ में, ताकि जब अपने रिवाइज करेंगे इजी हो जाएगा। क्यूमुलेटिव के केस में क्या है, डिविडेंड्स, हाँ, डिविडेंड को अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिविडेंड को अपने क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या ऐसा है, क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं। राइट टू डिविडेंड इज लॉस्ट फॉरएवर, राइट ऑफ डिविडेंड is
लॉस्ट फॉर एवर, राइट टू डिविडेंड इज लॉस्ट फॉर एवर। ये 2 पॉइंट अपना क्लियर हो गया ठीक से? चलो ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, क्या लिखा हुआ है देखो, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। पहले अपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस देखेंगे क्या होता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस गिव द होल्डर, होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस गिव्स द होल्डर the right to share in the profit left after the payment of dividend to preference and equity shareholder। हम लोग क्या किए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को हम लोग क्या किए, डिविडेंड वगैरह सब दे दिए, फिर भी मेरे पास क्या है, सरप्लस प्रॉफिट्स बचा हुआ है। तो जो शेयर होल्डर्स के पास, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, उन लोग क्या कर सकता है, मेरा सरप्लस प्रॉफिट्स को भी शेयर कर सकता है। उस प्रॉफिट्स का एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो मेरे पास बचा है वो भी क्या कर सकते हैं, हम उन लोग को डिविडेंड के तौर में बांट सकते हैं, अगर उन लोग के पास कौन सा शेयर हुआ, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हुआ तो उन लोगों को क्या है, सरप्लस प्रॉफिट्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। Holders of participating preference shares are entitled to participate in the surplus profits of the company in addition to their normal fixed rate of dividend। तो participating preference shareholders लोग को, उन लोग के पास preference shares है तो उन लोग को fixed rate of dividend वो तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में इन लोग के पास एक और क्या बेनिफिट है कि इन लोग surplus profits में भी हिस्सा मांग सकता है, उसका भी क्या है, इन लोग को शेयर मिल जाएगा, उसका भी पार्ट मिल जाएगा डिविडेंड्स के फॉर्म में। On the contrary, the holders of non-participating preference shares, तो जिसके पास non-participating preference shares है, they do not enjoy the right to share in the surplus profits। तो उन लोग क्या है, surplus profits को शेयर नहीं कर सकते, they only get fixed dividend। तो non-participating preference shareholders को क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो मिलता है नॉर्मली वही मिलेगा, लेकिन क्या सरप्लस प्रॉफिट्स को उन लोग ले सकते हैं, क्या क्या उसको क्लेम कर सकते हैं, नहीं। लेकिन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जिसके पास है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, सरप्लस प्रॉफिट्स का भी हिस्सा मेरे से मांग सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के केस में राइट टू शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट्स। हम लोग क्या लिखेंगे इधर, राइट टू शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट्स, कि इन लोग के पास राइट है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि उन लोग सरप्लस प्रॉफिट्स को भी क्या है, शेयर कर सकते हैं, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है। इन लोग सरप्लस प्रॉफिट्स को क्या है, क्लेम नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि मेरे को भी आप लोग डिविडेंड दो उसमें से, दे आर नॉट अलाउड। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या था बोलो तो, डिविडेंड क्या होता है, अक्यूमुलेट होता है और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ईयर, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या ऐसा कुछ बेनिफिट है, नहीं। इन लोग का राइट टू डिविडेंड इज लॉस्ट फॉरएवर, अगर उस साल उन लोग को डिविडेंड नहीं मिला है तो उस साल का डिविडेंड इन लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा, उन लोग के पास वो हक नहीं है। फिर हमने थर्ड क्या पढ़े अभी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इन लोग के पास क्या बेनिफिट होता है कि नॉर्मल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में और क्या मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट्स को भी क्या कर सकते हैं, इन लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इन लोग के पास ये राइट नहीं है। चलो ठीक है, अब देखते हैं फिर उसके बाद क्या है, convertible and non-convertible preference shares। Holders of convertible preference shares can get such shares converted into equity shares after a fixed period। तो जिसके पास convertible preference shares है, उन लोग के पास ये राइट है कि इन लोग एक सर्टेन पीरियड के बाद, इन लोग फिक्स्ड पीरियड के बाद क्या कर सकता है, उस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। अब इक्विटी शेयर्स में अगर उन लोग कन्वर्ट कर लेगा तब इन लोग के पास वोटिंग पावर भी आ जाएगा, और इन लोग के पास अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगा तो इन लोग को रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या है, ज्यादा मिल सकता है। वो रिस्की है, इक्विटी शेयर रिस्की है, लेकिन फिर भी क्या इन लोग के पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा। हर सिक्योरिटी का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसा शेयर जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अपने को क्या बोल रहा है, ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं अपने, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया? तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। चलो ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कन्वर्टेड इनटू
कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, और नॉन कन्वर्टेबल क्या है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। क्लियर हुआ यहां तक? आपने कितना टाइप्स पढ़े अभी तक? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, फिर पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। चलो सेवेंथ देखते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या बोल रहे हैं, आओ देखें। द होल्डर्स ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिफंडेड देयर कैपिटल after the expiry of a specified period or at the discretion of the company as stated in the articles of association। तो यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या बोल रहा है, इन लोग का जो कैपिटल, इन लोग जो कंपनी को कैपिटल दिए हैं वो एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के बाद क्या है, उसको रिफंड किया जा सकता है। और एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी का मन करेगा वो क्या कर सकता है, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को उन लोगों का पैसा वापस से रिफंड कर सकता है। लेकिन वो चीज उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि 5 साल के बाद क्या, अगर उन लोगों का मन किया तो उन लोग उनका कैपिटल क्या करेगा, रिफंड कर सकता है। ये चीज उन लोगों के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हाँ नहीं, कंपनी को अगर लग रहा है कि उसको पैसा का जरूरत नहीं, उसका नीड्स फुलफिल हो गया तो क्या करेगा, वो उनको टाटा बाय बाय बोल देगा, खत्म, सिंपल एज दैट। समझ में आया? एक बार कंपनी का नीड्स पूरा हो गया तो इट विल बिड गुड बाय फॉरएवर। द होल्डर्स ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिफंडेड द कैपिटल। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उन लोगों को क्या है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उन लोगों का कैपिटल वापस से रिफंड किया जा सकता है। या फिर अगर उन लोग के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा हुआ है तो भी क्या है, कंपनी अपने हिसाब से उन लोग का कैपिटल को रिफंड कर सकता है। ओनली अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब तुम लोग को पता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, हम बताते हैं तुम लोगों को। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कि इशू ऑफ शेयर्स वाले में हम तुम लोग को बताएंगे, बट स्टिल यहाँ पे भी बता देते हैं। मान लो एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है, एक शेयर इजी है, एक शेयर 100 रुपए का है और हम लोग कितना पे कर दिए, ₹70। अनपेड कितना है, अनपेड कितना है, 30। तो मेरा लाइबिलिटी क्या है कंपनी की तरफ, 30। कंपनी ₹1 ज्यादा मेरे से नहीं मांग सकता। तो हम जितना का शेयर सब्सक्राइब किए हैं, मेरा लाइबिलिटी भी क्या है, उतना तक ही लिमिटेड है बस। हाँ, हम 100 का ही, मेरा अगर लॉस होगा भी तो ज्यादातर 100 का ही होगा, उससे ज्यादा कंपनी मेरे से ₹1 भी नहीं मांग सकता। समझ में आया? एक होता है अनलिमिटेड कंपनी कि भाई उसमें शेयर होल्डर्स का भी क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कंपनी अपने इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे इंडिया में कौन सा कंपनी एग्जिस्ट करता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जितना का शेयर्स है उतना तक के हमारा लाइबिलिटी लिमिटेड है। जो तुम्हारा फेस वैल्यू है उतना ही तुम्हारा जाएगा। समझ में आया? फेस वैल्यू देखा जाता है। ऑब्वियसली शेयर का प्राइस तो घटता बढ़ता रहता है, बट जो फेस वैल्यू होता है वही कंसिडर किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटेंशन टू रिटर्न मनी शुड बी मेड क्लियर व्हेन द शेयर्स आर इशूड। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी को अपना इंटेंशन बताना पड़ेगा कि हम लोग कुछ टाइम पीरियड में क्या है, आपका पैसा वापस से रिटर्न कर देंगे। ये नहीं कि हटाक से आपने क्या किया, बीच में अपने को पैसा का जरूरत नहीं है तो अपने रिटर्न कर दिया, नहीं, कंपनी को बोलना पड़ेगा कि 5-10 साल में क्या है, हम लोग आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, ताकि शेयर होल्डर्स भी क्या है, प्रिपेयर्ड रहे। The Companies Act lays down several conditions for redemption of preference shares। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना क्या है, उतना इजी नहीं है। कंपनीज एक्ट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल रखा है, कंडीशंस निकाल रखा है, वो कंपनी को क्या है, फॉलो करना पड़ेगा जब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को क्या है, पैसा रिडीम करेगा। रिडीम करना मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। जब उन लोगों का कैपिटल वापस से रिफंड करेगा, रीपे करेगा, तो उसको सर्टेन फॉर्मेलिटीज होता है वो पूरा करना पड़ेगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर समझ में आया क्या होता है? अब हम लोग को क्या देखना है, irredeemable preference shares क्या होते हैं? Irredeemable preference shares cannot be redeemed before the winding up of the company।
इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जो क्या है, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाता उसका पैसा उन लोगों को वापस से नहीं दिया जाएगा, कैपिटल रिफंड नहीं हो सकता है। हाउएवर द कंपनीज एक्ट 2013 lays down that preference shares cannot be issued for a period of more than 20 years। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या रूल्स निकाल दिया कि अपने प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल से ज्यादा इशू कर ही नहीं सकते। मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो और उसके थ्रू अगर पैसा रेस कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 20 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, उन लोग का पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या था, ऐसा शेयर जिसका पैसा क्या करते हैं हम लोग दे ही नहीं सकते जब तक कंपनी बंद नहीं होगा। इसीलिए देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, देयरफॉर अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस। इसलिए आजकल का कंपनी क्या कर रहा है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो इशू नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट एक कंपनीज एक्ट एक गाइडलाइन निकाल दिया कि 20 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर क्या है कि वो तो जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होता पैसा लौटा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे वो उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगा। समझ में आया? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या था बताओ तो, रिफंड कर सकते हैं हम लोग इनका कैपिटल, रिफंड देयर कैपिटल आफ्टर आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या कंपनी इशू कर सकता है, कैन नॉट इशू, कैन नॉट इशू। अब प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कितना साल का क्राइटेरिया है, 20 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा कंपनी को, पे बैक करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ये कौन बोला है, कंपनीज एक्ट 2013। टाइप्स बोलो प्रेफरेंस शेयर्स का, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, फिर पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फिर रिडीमेबल, इरिडीमेबल। क्यूमुलेटिव के केस में क्या है, डिविडेंड क्या होगा, अक्यूमुलेट होगा और कैरी फॉरवर्ड होगा। नॉन क्यूमुलेटिव के केस में द राइट टू डिविडेंड इज लॉस्ट फॉरएवर, वो अक्यूमुलेट नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है, जो शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उन लोग को राइट मिलता है कि उन लोग सरप्लस प्रॉफिट्स को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उन लोग को नॉर्मल रेट मिलेगा कि रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा, साथ में और क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास क्या है, सरप्लस प्रॉफिट्स है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या ऐसा राइट्स है, क्या उन लोग सरप्लस प्रॉफिट्स को शेयर कर सकता है, तो उन लोगों को क्या मिलेगा, नॉर्मल जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वही मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा शेयर्स है जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब उन लोगों के केस में क्या बोल रहे हैं, उन लोगों का कैपिटल को क्या है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो कंपनी इशू ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं इशू कर सकता, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 ये बोल दिया है कि 20 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग का पैसा देके उन लोगों को हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का प्रेफरेंस शेयर्स था, प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप्स था। अब प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपने क्या पढ़े, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले इन लोग को मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी वाइंड अप होगा इन लोग का पहले कैपिटल को रीपे किया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में क्या है, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी इन दोनों चीज के बारे में, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मली क्या वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स नहीं, और इन लोग का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड। चलो ठीक है, अब मेरे को एक और पेज खोलना पड़ेगा। हाँ पढ़ेंगे, उसके लिए हम चलो आ जाओ। ये थोड़ा ज्यादा है।
चलो पढ़े हम लोग रिडीमेबल, थोड़ा सा देखो, आ जाओ, देखो इधर ध्यान दो। अब क्या पढ़ेंगे अपने? एडवांटेजेस। किसका एडवांटेजेस? प्रेफरेंस शेयर्स का एडवांटेजेस। हम लोग इक्विटी शेयर्स का पढ़े थे ना, दो जन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों। एक क्या था? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम लोग क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स के भी केस में क्या है, हम लोग एडवांटेजेस देख रहे हैं, दो जन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या लिखा है, सबसे पहला, नो चार्ज ऑन असेट्स। क्या बोल रहे हैं? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट इन्वॉल्व एनी मॉर्गेज और चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहा है, ये जरूरी नहीं उसको अपना असेट्स को मॉर्गेज करने का, गिरवी रखने का जरूरत नहीं है, वो अपना असेट्स को फ्रीली यूज कर सकता है। द कंपनी कैन कीप इट्स फिक्स्ड असेट्स फ्री टू बी यूज्ड फॉर रेजिंग लोन्स इन फ्यूचर। तो वो क्या करता है, अपना फिक्स्ड असेट्स को फ्रीली यूज कर सकता है, अगर आगे उसको लोन चाहिए होगा तो वो क्या है, फिक्स्ड असेट्स को मॉर्गेज करेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, जब प्रेफरेंस शेयर्स वो इश्यू करता है, वहां पे उसको अपना असेट्स को मॉर्गेज करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या पॉइंट बना, नो चार्ज ऑन असेट्स, उसका असेट्स के ऊपर भी कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा। हाँ। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स के केस में क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ग्रेटली अपील्स टू दोज इन्वेस्टर्स who look for reasonable safety of their capital along with a fixed but higher return than that obtainable on debentures। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स किसको अपील करता है? उन इन्वेस्टर्स को जो कि क्या है, जो कि चाहते हैं कि मेरा कैपिटल सेफ रहे, है ना, बिकॉज इन लोगों को फिक्स रेट से डिविडेंड भी मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन लोगों को दिया जाता है ना, तो वही चीज है। चलो आ जाओ, फिर क्या बोल रहा है अपने को, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स के केस में क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट पुट अ फिक्स्ड बर्डन ऑन फाइनेंसेस एज डिविडेंड्स आर पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी इशू करता है तो कंपनी के फाइनेंसेस पे, कंपनी के अर्निंग्स में कोई भी बर्डन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज कंपनी इन लोग को डिविडेंड कब देगा, जब प्रॉफिट्स होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो ये अपने अपने कितना पॉइंट पढ़े अभी तक? 3 पॉइंट। पहला क्या था, नो चार्ज ऑन असेट्स, दूसरा अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, थर्ड नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं अपने को, फ्लेक्सिबिलिटी। इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट कैन बी रीपेड एज एंड व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड इट। तो प्रेफरेंस शेयर्स, अगर हम लोग उसका एक टाइप देखें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि कंपनी क्या कर सकता है, ड्यूरिंग द टाइम वो उन लोगों का कैपिटल को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिफंड कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गया कि कंपनी को जब पैसा नहीं चाहिए वो क्या कर देगा, अपने ऊपर से ऑब्लिगेशन हटा देगा, बर्डन हटा देगा, उनको पेमेंट कर देगा। पार्टिसिपेटिंग और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स can be issued to attract investors who want to share in the growing prosperity of the company। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या था, उन लोग सरप्लस प्रॉफिट्स को भी क्या है, शेयर कर सकता है। तो ये क्या करता है, शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करता है। उन लोग को ये लगेगा ना कि नॉर्मल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा, साथ में अपने को और क्या मिलेगा, सरप्लस। अगर इन लोग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तो उसका भी हिस्सा अपने को मिल जाएगा, उसका भी पार्ट अपने को मिल जाएगा। और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट अगर वो लोग करवा लिया एक टाइम पीरियड के बाद, तो उन लोगों के पास वोटिंग राइट्स भी आ जाएगा, और अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है तो उन लोगों को रेट ऑफ डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। तो यही हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। कितना पॉइंट पढ़े अभी हमने? 4 पॉइंट पढ़े। पहला क्या था, नो चार्ज ऑन असेट्स, दूसरा अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, थर्ड नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स, फोर्थ फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बेसिकली क्यों है, बिकॉज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, अभी अपने क्या कर सकते हैं, कभी भी पे ऑफ कर सकते हैं जब कंपनी को नीड लगेगा। फिर अपने को पढ़ना है नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट क्या लिखा हुआ है, जनरली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। जनरली अगर अपने देखे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग के पास क्या वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ठीक है। देयरफॉर promoters can retain exclusive control over the company by issuing preference shares to outsiders। तो अगर देखो इक्विटी शेयर्स के केस में क्या होता है,
इन लोग के पास वोटिंग पावर आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करना चालू कर देते हैं, उन लोग के हक, उन लोग के पास एक हक आ जाता है, एक वॉइस रेज कर सकते हैं उन लोग। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या वोटिंग राइट्स होता है, इन लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। इसलिए प्रोमोटर्स क्या कर सकते हैं, अगर प्रोमोटर्स लोग को कंट्रोल को रिटेन करना है, अगर उन लोग को अपने पास ही कंट्रोल चाहिए, उन लोग अपना कंपनी को अपने हिसाब से अगर चलाना चाहता है, तो उन लोग क्या इशू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है और अपना कैपिटल रेज कर सकता है। तो वहां पे कंट्रोल क्या है, डाइल्यूट नहीं होगा, कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास रहेगा। फिर क्या बोल रहा है अपने को, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में देखो क्या बोल रहा है अपने को, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड। तो हम लोग को पता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। व्हेन द कंपनीज अर्निंग्स राइज, जब कंपनी का अर्निंग्स बढ़ता है, जब कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, उसका अर्निंग्स हो रहा है, तब क्या होगा, कंपनी कैन पे हायर रेट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। उस केस में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को हाई रेट से डिविडेंड देगा। Preference shares are an economical source of finance because the rate of dividend is usually low. ये लाइन तुम लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस तुम लोग यहाँ तक लिख दो, यहाँ तक तुम लोग मार्क कर लो, लास्ट वाली लाइन तुम लोग को लिखने का मतलब नहीं है। सीबी गुप्ता पता है क्या करता है, सीबी गुप्ता में ना पूरा क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, कहीं से भी कोई भी लाइन लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक मार्क करो। तो बोलो मेरे साथ क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेजेस किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना पॉइंट पढ़े हम लोग, 6 पॉइंट। अच्छा, पहले तो न्यूमोनिक मार्क कर लो, चार्ज का सी, अपील का ए, बर्डन का बी, कैब, फिर फ्लेक्सिबिलिटी का एफ, इंटरफेरेंस का आई और ट्रेडिंग का टी, कैब फिट, कैब में अपने फिट हो गए सब। तो सी से क्या है, चार्ज, क्या है चार्ज, क्या असेट पे चार्ज क्रिएट होता है, तो नो चार्ज ऑन असेट। ए से क्या था, अपील, अपील किसको करता है, ये कॉशियस इन्वेस्टर्स को करता है, जो कि अपना क्या चाहता है, सेफ्टी हो, है ना, वो अपना कैपिटल को सेफ रखना चाहता है, तो वो क्या खरीदेगा, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेगा, बिकॉज इन लोगों को फिक्स रेट से डिविडेंड भी मिलता है। तो ए से क्या था, अपील, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। बी से क्या है, बर्डन, क्या उन लोग के प्रॉफिट्स में बर्डन आता है, तो नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। तो क्या अपना ये वाला फर्स्ट निमोनिक क्या बना, कैब। सी से क्या था, चार्ज, नो चार्ज ऑन असेट्स। ए से क्या था, अपील, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। बी से क्या है, बर्डन, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स, ठीक है। एफ से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को उन लोग का पैसा वापस दिया जा सकता है। आई से इंटरफेरेंस, क्या मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस है, इन लोग के पास वोटिंग राइट्स ही नहीं, तो कैसे मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेगा, तो नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। टी से क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पूरा निमोनिक बोलो, कैब फिट। सी से क्या है, चार्ज, नो चार्ज ऑन असेट्स। ए से अपील, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। बी से बर्डन, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। फिर एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, आई से इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। टी से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझ में आया, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देख ली कि एडवांटेजेस क्या था प्रेफरेंस शेयर्स में। अब अपने क्या देखेंगे, फ्रॉम इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। चलो ठीक है, आओ देखते हैं। इन्वेस्टर्स गेट अ मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, है ना। ऑब्वियसली हम लोग को पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को क्या है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है ना, और इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग से पहले मिलता है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। तो प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या है, डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स्ड रहता है। दूसरा, द रिस्क इन्वॉल्व इज कंपैरेटिवली लेस, बिकॉज रिस्क प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कम क्यों है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेबल बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब मेरा कंपनी बंद होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग को पहले पैसा दिया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को बाद में दिया जाएगा।
इसलिए प्रेफरेंस शेयर जो है वो कम रिस्की है, लो रिस्की है। फिर क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन एक्सपेक्ट टू गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो कौन सा शेयर है ये, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 years। फिर अपने को क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स मतलब क्या होता है, अगर किसी साल अपने डिविडेंड नहीं दिए तो तुम लोग जब इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेगा अकाउंट से तब तुम लोग को पता चलेगा कॉल्स इन अरियर क्या होता है। तो वही चीज, अरियर मतलब अगर अपने इस साल डिविडेंड नहीं दिए तो वो चीज। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, द अरियर्स ऑफ डिविडेंड आल्सो अक्यूमुलेट एंड आर पेबल इन फ्यूचर। तो अक्यूमुलेट होता रहता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है अपने फ्यूचर में। सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या करेंगे, वो डिविडेंड जो नहीं दिए हैं, जितना साल भी नहीं दिए उस साल क्या करना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा। और ऐसा कुछ है क्या कि हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या है, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को डिविडेंड दे दिए लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे। दिस इज नॉट पॉसिबल। अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर हुआ ये वाला एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में आ जाओ। डिसएडवांटेजेस, इसका भी देखो दो चीज है, दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा क्या है, शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, कैब फिट का बताओ वापस से क्या था। बी से चार्ज, नो चार्ज ऑन असेट्स। फिर ए से अपील, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। बी से बर्डन, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। फिर क्या था फिट। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, आई से इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। फिर टी से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू आ जाओ। कॉस्टली सोर्स, कॉस्टली सोर्स में क्या बोल रहा है देखो, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस टू प्रेफरेंस शेयर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिबेंचर्स। बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रेज करने, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर्स देते हैं, उसके बदले में अपने क्या रेज करते हैं, फाइनेंस रेज करते हैं। तो फाइनेंस को रेज करने का जो खर्चा है वो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में थोड़ा ज्यादा है, और डिबेंचर्स के केस में क्या है, थोड़ा कम है। डिबेंचर्स को अपने आराम से इशू कर सकते हैं, वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर अपने डिबेंचर से इसको कंपेयर करें तो प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर से थोड़ा ज्यादा महंगा है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, डिविडेंड्स के केस में चाहे वो इक्विटी शेयर्स का हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स का केस में हो, नेट प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कैसे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। मेरा प्रॉफिट आया, ठीक है, प्रॉफिट में से क्या करेंगे अपने, पहले टैक्सेस दे देंगे, वो उस प्रॉफिट में से क्या करेंगे अपने, टैक्सेस दे देंगे। अब टैक्स अगर पेमेंट कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। समझ में आया मेरा बात। तो इसीलिए लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। तो हम लोग जो डिविडेंड देते हैं इसका डिडक्शन नहीं मिलता। ये नहीं कि हम लोग पहले क्या किए, प्रॉफिट में से अगर हम लोग जो प्रॉफिट किए, प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं तो डिविडेंड माइनस नहीं होता है। डिविडेंड तो प्रॉफिट्स के बाद दिया जाता है, प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस हम लोग पेमेंट कर देते हैं, दे देते हैं, फिर जो मेरा प्रॉफिट्स बच रहा है लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। तो इट इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। समझ में आया, इसका हम लोग, इसको हम लोग माइनस नहीं करते, जब हम लोग टैक्स पेमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग उसका डिडक्शन नहीं लेते हैं। टैक्सेस वगैरह देने के बाद क्या है, मेरा डिविडेंड दिया जाता है। समझ में आया लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तुम लोग को पूछ सकता है। तो क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स कॉस्टली है अगर किससे कंपेयर करें तो, डिबेंचर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। दूसरा में देखो क्या बोल रहे हैं, परमानेंट बर्डन, dividend on preference shares has to be paid at a fixed rate before any dividend is paid on equity shares। अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिक्स रेट होता है। when the company incurs loss, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, the burden of dividend is high especially in case of cumulative preference। तो देखो किसी साल अगर कंपनी लॉस किया तो इस साल तो वो नहीं दे पाएगा, डिविडेंड नहीं दे पाएगा। तो वो क्या, अगर समझो 2-4 साल उसका लॉस होता रहा तो जिसके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उन लोगों के पास तो राइट है कि वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है ईयर बाय ईयर। आज 4 साल लॉस हो गया तो हम तो 4 साल पूरा डिविडेंड नहीं दे पाए, तो 5वां साल अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो मेरे को 5th ईयर का तो देना ही है डिविडेंड, साथ में 4 साल का भी क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। बिकॉज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या था,
डिविडेंड्स क्या होता है, अक्यूमुलेट होता है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो ये नॉर्मल सी बात है ना कि अगर लॉस हो रहा है तो हम तो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। तो मेरे को जितना साल भी लॉस हो, चाहे 2 साल लॉस हो, चाहे 4 साल लॉस हो, हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर 5वां साल में हम डिविडेंड दे रहे हैं तो मेरे को वो 4 साल का भी क्या करना पड़ेगा, उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो पहला 2 पॉइंट क्या था, पहला था कॉस्टली सोर्स, दूसरा परमानेंट बर्डन। थर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है, रिपेमेंट किया जाता है उन लोगों का कैपिटल का, तब कुछ फॉर्मेलिटीज होता है जो कि कंपनीज एक्ट बता रखा है, वो फॉर्मेलिटीज क्या है, हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, लो अपील। लो अपील में देखो क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स हैव लिटिल अपील टू इन्वेस्टर्स। बोल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो उतना अट्रैक्ट नहीं करता है इन्वेस्टर्स लोगों को। कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं, दे प्रेफर डिबेंचर्स। क्यों डिबेंचर्स प्रेफर करते हैं, बिकॉज अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो भी क्या करना पड़ेगा, उनको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एकदम हिम्मत वाले होते हैं, वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, इक्विटी शेयर्स। Therefore, a company can raise limited funds through preferences. इसलिए कंपनी क्या करता है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा तो मिलता है उन लोगों को, लेकिन उतना नहीं मिलता है जितना डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स के केस में इन लोगों को मिलता है। तो आपने कितना पॉइंट्स देखे बताओ, 4 पॉइंट्स। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपने क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेज की डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेजेस है प्रेफरेंस शेयर्स का, कॉस्टली सोर्स। डिबेंचर से अगर अपने कंपेयर करें तो मेरा प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, थोड़ा सा महंगा है। दूसरा, परमानेंट बर्डन। थर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज। फोर्थ, लो अपील। तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स उतना अट्रैक्ट करता है लोगों को, अट्रैक्ट उतना नहीं करता है। लोग खरीदने के लिए खरीदते हैं लेकिन वो उतना अट्रैक्ट नहीं करता है। चलो आ जाओ फिर, फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। लैक ऑफ वोटिंग राइट्स के केस में क्या बोल रहा है, देखो, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स इन द नॉर्मल कोर्स। तो हम लोग को ये चीज पता है, प्रेफरेंस अगर हम लोग नॉर्मल कोर्स देखें, जनरल सिचुएशन देखें, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। When the company's earnings rise rapidly, अगर कंपनी क्या कर रहा है, प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, उसका अर्निंग्स बढ़ रहा है, तो होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स डू नॉट गेट share in the prosperity of the company except in which case of preference shares, except in case of participating preference shares। तो जिसके पास नॉन पार्टिसिपेटिंग है, कन्वर्टेबल है, रिडीमेबल है, उन लोगों को क्या है, सरप्लस प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो उन लोगों को नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, साथ में एक्स्ट्रा डिविडेंड भी इन लोगों को मिलेगा। इन लोग सरप्लस प्रॉफिट्स को भी क्या है, शेयर कर सकते हैं, उसका भी हिस्सा इन लोगों को मिलेगा। तो ये था लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। दूसरा क्या बोल रहा है, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। इसमें क्या बोल रहा है, होल्डर्स ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू फेस येट अनदर अनप्लीजेंट प्रोस्पेक्ट। क्या बोल रहा है, द कंपनी रेजेस कैपिटल फ्रॉम देम व्हेन इट इज बैडली इन नीड ऑफ फंड्स। जब कंपनी को पैसा चाहिए तब तो कंपनी आराम से उन लोग से ले लिया, बट वंस इट्स पर्पस इज सर्व्ड, एक बार उन लोगों का काम निकल गया, इट बिड्स गुड बाय टू देम बाय पेइंग बैक देयर मनी। एक बार क्या करेगा, एक बार उन लोगों का काम निकल गया, अब उन लोग क्या करेगा, उन लोग का कैपिटल को वापस दे देगा और उन लोगों को टाटा बाय बाय कर देगा। तो पहला क्या था, लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। दूसरा क्या है, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, कि भाई दरवाजा खुला है चले जाओ। थर्ड, नो कैपिटल अप्रिसिएशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ अप्रिसिएशन इन देयर इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहे, मतलब इन लोग यहाँ पे, इन लोगों को क्या बोला जा रहा है कि भाई इन लोग भाई सरप्लस प्रॉफिट्स को शेयर नहीं कर सकते। नॉर्मल जो इन लोगों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा बस वही मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। दे डू नॉट शेयर इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बूम। तो कंपनी जब बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, जब उसका बूम पीरियड है, प्रोस्पेरिटी वाला पीरियड है, तब उन लोगों का कैपिटल अप्रिशिएट नहीं होगा। बस जितना है तुम लोग को जो मिल रहा है बस तुम लोग उसी में खुश रहो, एक्स्ट्रा तुम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला। फिर नो गारंटी ऑफ डिविडेंड्स। नो गारंटी ऑफ डिविडेंड्स में देखो क्या बोल रहे हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट गारंटीड। तो अपने को तो पता है ना, अगर अपने जनरल सिनेरियो देखें तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स लोगों को। कब दिया जाता है, जब कंपनी के पास क्या है, प्रॉफिट। अगर लॉस है तो हम लोग डिविडेंड देंगे ही नहीं। तो वही बोला है, रेट ऑफ डिविडेंड इज जनरली मॉडरेट, और रेट भी उतना अच्छा नहीं होता, नॉर्मल ही होता है।
प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिबेंचर्स। बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स का प्राइस क्या थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ये वाला लाइन तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं, बस मॉडल्स तक मार्क कर दो, ये वाला लाइन हटा दो। तो अपने शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्या देखे, कितना पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। पहला क्या था, लैक ऑफ वोटिंग राइट्स, फिर फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, नो कैपिटल अप्रिसिएशन और नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। ना तो इन लोगों का कैपिटल अप्रिशिएट होता है, इन लोगों के पास डिविडेंड्स का भी गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होता है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसके पास है उन लोगों को क्या है, कभी भी दिखा दिया जाता है। क्या चीज दिखाया जाता है, दरवाजा दिया जाता है। ये 4 पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब डिफरेंस में आ जाओ। डिफरेंस किसका, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स। डिफरेंस प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन एकदम अच्छे से याद करना पड़ेगा, तुम लोग को लिखना है उसमें। सबसे पहला क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क में क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में रिस्क क्या है, लो है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है, हाई है। दिस थिंग कैन स्विम विद द कंपनी। राइट टू डिविडेंड, राइट टू डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है, प्रायर टू डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को बाद में मिलेगा। इक्विटी शेयर्स के केस में क्या लिखा है, आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोगों को डिविडेंड देना है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोगों को डिविडेंड देना है। थर्ड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, बट इक्विटी शेयर्स के केस में इट वैरीज विद द कंपनीज प्रॉफिट्स, इट वैरीज विद द कंपनीज प्रॉफिट्स। फिर रिफंड ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोगों को कैपिटल क्या है, पहले रिफंड किया जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को बाद में रिफंड किया जाएगा, आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स आर सेटल्ड। तो प्रायर टू रिफंड ऑफ इक्विटी कैपिटल, और इक्विटी शेयर्स के केस में लिखा है रीपेमेंट आफ्टर ऑल ऑब्लिगेशंस आर रिफंडेड। वोटिंग राइट्स के केस में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में लिमिटेड वोटिंग राइट्स व्हेन डिविडेंड रिमेन अनपेड फॉर सर्टेन पीरियड। अगर समझो कुछ एक टाइम पीरियड हो गया, उन लोगों को क्या है, डिविडेंड मिल ही नहीं रहा है, तो क्या है, उन लोगों के पास थोड़ा सा वोटिंग पावर आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग जनरल सिचुएशन देखें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या है, फुल वोटिंग राइट्स होता है, फुल वोटिंग पावर होता है इन लोगों के पास। अपील, तो प्रेफरेंस शेयर्स किसको अपील करता है, कॉशियस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को अपील करता है, जो थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर्स किसको अपील करता है, बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स को। रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या बोल रहा है, रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। 20 साल के बाद क्या है, 20 साल के अंदर ही कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को। इक्विटी शेयर्स के केस में क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर्स के केस में क्या, कौशिकी, इक्विटी शेयर्स के केस में क्या बोल रहा है, नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी जब वाइंड अप होगा, कंपनी जब वाइंड अप होगा, क्या उसके पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को रिपे किया जा सकता है, नहीं। वाइंड अप के बाद ही क्या है, उन लोगों का पैसा उन लोगों को वापस दिया जाएगा। कन्वर्टिबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, बट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को क्या है, अपने प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है, अपने इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है, मैं अक्यूमुलेट कौन सा था तने, कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स जो अक्यूमुलेट होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है, इट नेवर अक्यूमुलेट्स, नहीं दिए तो नहीं दिए, बैठे रहो। ऑर्डर ऑफ रिफंड, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है, बिफोर इक्विटी शेयर्स आर पेड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ता है, हाँ। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड, पहले सबको पेमेंट करो, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को उन लोगों का रीपेमेंट किया जाएगा। तो अपने क्या है, यहाँ तक इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अपना फुल प्रेजेंट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट डे क्या है, अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।